हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास डीयू में सब्जेक्ट है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 1 के बारे में, यानी कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कैसी है, कैसे हम बनाते हैं और कैसे चेंजेस आए, वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो यानी कि आज की वीडियो में हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहने वाले हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक तो हम देखेंगे थर्ड फेज, यानी कि रीकॉन्टेक्चुअलाइजिंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM, यानी कि जब हमने NAM को ठीक किया था, ठीक है, वो हम देखेंगे और कैसे हमने कुछ चेंजेस किए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दूसरा टॉपिक क्या रहने वाला है, वेरियस ग्लोबल फैक्टर्स having an enormous impact on India contributed to shift in foreign policy, यानी कि ऐसे कौन कौन से ग्लोबल फैक्टर्स रहे जिन्होंने इम्पैक्ट डाला हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। अब इसके बाद क्या आता है अगला कंसेप्ट, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स एंड चैलेंजेस इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग 2014 टिल टुडे, यानी कि कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स के अंदर जो चैलेंजेस आए वो हम देखेंगे 2040 से लेके अब तक, ठीक है। इनकी ये वो टाइम है जब बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हुई थी, ठीक है। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, फ्रॉम पंचशील टू पंचामृत और पंचशील 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये हमारा कंसेप्ट रहने वाला है आज की वीडियो का। इसके बाद मैं सिर्फ एक वीडियो और बनाऊंगा जहां पे हम इस चैप्टर क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर चाहे 9667836333 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो देखते हैं थर्ड फेज, रीकॉन्टेक्चुअलाइजिंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM। तो ये देखते हैं, तो सीइंग द लिमिटेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो हमने क्या देखा कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी वहाँ पे हमें बहुत सारे लिमिटेशंस देखने को मिले, डिसएडवांटेजेस देखने को मिले। क्यों? क्योंकि उस टाइम की जो पॉलिसी थी ना वो बहुत ही आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाई गई थी, यानी कि हम किस तरीके से ग्रो करेंगे, किस तरीके से डेवलप करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो कंजप्शंस के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। कुछ भी हमने वहाँ पे रियलिटी इंक्लूड नहीं की थी। तो जरूरी क्या था कि हम आइडियलिस्टिक अप्रोच को छोड़ के थोड़ा बहुत रियलिटी के ऊपर भी क्या करें, फोकस करें। तो इसलिए यहाँ पे क्या मिलता है, मेजर लिमिटेशन देखने को मिलता है हमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर। देयर वॉज अ नीड टू रीओरिएंट द फॉरेन पॉलिसी। अब हमारी दिक्कत क्या थी कि हम जो हैं वो रीओरिएंट करेंगे, दोबारा बनाएं किसको, फॉरेन पॉलिसी को, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि अलग अलग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग और पर्पस के हिसाब से हम रिकंस्ट्रक्ट करें अपनी फॉरेन पॉलिसी को। तो ये हमारी अब नीड आ गई थी। तो इंडिया एज वेल एज रियलिटीज ऑफ शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर, और हमें एक चीज और फोकस करना था, रियलिटीज यानी कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो किस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग फॉरेन पॉलिसी जो है वो क्या होनी चाहिए, बननी चाहिए, बनाई जानी चाहिए। तो ये तो कुछ मॉडर्न अप्रोच रखे गए किसके अंदर, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर, यानी कि जब मॉडर्नाइजेशन आया, ठीक है, जब वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आना शुरू हो गया तो उसके हिसाब से जरूरी क्या था कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी चेंज करें। कुछ चीजें, बेसिक चीजें तो कंटिन्यू करने वाले थे, लेकिन कुछ मेजर चीजें जो है ना वो हमें चेंज करने की जरूरत थी, जिसमें सबसे बड़ी चीज क्या थी कि हमें आइडियलिस्टिक अप्रोच को छोड़ के रियलिटी पे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आया, वेरियस ग्लोबल फैक्टर्स हैविंग एन इनॉर्मस इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो भाई ग्लोबल फैक्टर्स में कुछ फैक्टर्स ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला इंडिया के फिजिकल फॉरेन पॉलिसी पे, कंट्रीब्यूटेड टू शिफ्ट इन फॉरेन पॉलिसी, ताकि फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट की जा सके। पहला क्या आया, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, यानी कोल्ड वॉर खत्म हो गई और जो सोवियत यूनियन था जिसको हम USSR बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं किसको कितनी नॉलेज है। अगर किसी को USSR की फुल फॉर्म पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। तो भाई वो जो हमारा पूरा का पूरा ग्रुप था, यानी कि जब हम बाइपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं तो USA आज भी अपने आप में एक ग्रुप है कंट्रीज का। ऐसे ही पहले एक और ग्रुप हुआ करता था USSR, ठीक है, जिसकी ज़्यादातर पावर सब रशिया के पास चली गई है। यानी कि पहले बाइपोलर वर्ल्ड थे, सुपर पावर सिर्फ एक नहीं था, 2 सुपर पावर थे, ठीक है। आज तो वैसे मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड में रह रहे हैं,
कोई भी अपने आप को सुपर पावर नहीं कह सकता, क्योंकि और भी कंट्री हैं जो उभर के आई हैं, ठीक है, जिनके पास एडवांस इक्विपमेंट्स है, एडवांस वेपन है, ठीक है, यही नहीं उनकी इकोनॉमी वेल डेवलप्ड है। तो ऐसे में हम नहीं कह सकते कि कोई सी कंट्री जो है वो सुपर पावर क्रिएट करके बैठी हुई है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब डिसइंटीग्रेशन हुआ सोवियत यूनियन का, तो उसका फर्क हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी जरूर पड़ना था, ठीक है, क्योंकि हम जो है वो नेम फॉलो कर रहे थे, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि हम किसी के साथ भी अलायंस नहीं फॉर्म करेंगे, हम किसी से भी कंट्रोल नहीं होंगे। तो इन्होंने मतलब इंडिया ने एक तरह से एडवोकेसी की एक ऐसे ग्रुप की कि जो भी कंट्री नई नई आज़ाद हो रही है या फिर जिन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली है वो नेम का पार्ट बन सकते हैं, उन्हें किसी भी सुपर पावर से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, उनके कंट्रोल में नहीं आना है। और अगर कोई भी कंट्री ग्रुप बना के नहीं रहती, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं नैम क्रिएट नहीं करते, सिर्फ सारी कंट्री अकेले अकेले होती, तो उन पे कब्जा करने की कोशिश पूरी होती। इसलिए जब नैम क्रिएट हुआ, ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या है कि अगर कोई कंट्री आपको थ्रेट करेगी तो आप अपनी कंबाइन आर्मी को यूज कर सकते हो उससे लड़ने के लिए। तो वही चीज यहाँ पे है। तो डिसइंटीग्रेशन से भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा हमारी फॉरेन पॉलिसी पे। दूसरा, गल्फ वॉर ऑफ 1991, जो गल्फ वॉर हुई थी 1991 में, उसका इम्पैक्ट भी पड़ा, ठीक है, जिसकी वजह से हम कहाँ चले गए, फिजिकल क्राइसिस में, यानी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई किसकी, पैसों की, यानी कि पहले ही बहुत दिक्कत चल रही थी और 1991 में दिक्कतें क्या हो गई, इकोनॉमिकली और ज़्यादा बढ़ गई। फिजिकल क्राइसिस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसने भी फॉरेन पॉलिसी पे बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट डाला। तो ये दो ग्लोबल सबसे बड़े रीजन थे हमारी फिजिकल पॉलिसी को चेंज करने के। वैसे 1991 में एक और चीज़ हुई थी, एलपीजी पॉलिसी आई थी, ठीक है, जहाँ पे हम लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। और पता है आपको इंडिया ने उस टाइम पे सपोर्ट क्यों किया था? इसी चीज़ से बचने के लिए, जो फिजिकल क्राइसिस है ना, उससे बचने के लिए, कि जब हम ट्रेड चालू करेंगे तो जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी वापस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं। तो उन सब चीज़ों के बेनिफिट के लिए इंडिया ने उस टाइम पे एलपीजी पॉलिसी मान ली थी, ठीक है। तो एक तरह से क्यों मान लो कि ये दो सबसे बड़े इम्पैक्ट रहे, ठीक है, जिसकी वजह से जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें मेजर चेंज किए गए। अब इसके बाद क्या आता है, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रियलिटीज। फिर हमने दोनों ही रियलिटी से फोकस किया कि डोमेस्टिक लेवल पे चीज़ें किस तरीके से बदल रही हैं, दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। इंडिया डाइवर्सिफाइड इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस। इंडिया ने डाइवर्सिफाई किया अपना फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस को इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, कंटेम्परेरी डेवलपमेंट्स एंड चैलेंजेस इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग 2014 टिल टुडे, यानी कि 2014 से लेके अब तक कौन कौन सी चैलेंजेस हमें फेस करने का मौका मिलता है वो हम देखते हैं। हम लगातार जानते हैं कि 2014 के बाद लगातार बीजेपी जो है वो अभी तक इंडिया में चल रही है, ठीक है, और इस टाइम पे कैसा काम कर रही है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग खुद बहुत अच्छे से क्या करते हो, जानते हो, है ना। अब तो वो एक नई पार्टी बनी है, कॉकरोच पार्टी, ठीक है, उसको लेके बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाँ सिस्टम्स जो है ना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे, कोई भी सिस्टम। खासकर अगर हम यूथ को लेके देख रहे हैं तो एक तो पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ना ही एग्जाम टाइम पे कंडक्ट होते हैं, कंडक्ट होते भी हैं तो फेयर वे से नहीं होते हैं। तो बहुत सी दिक्कतें हैं, ठीक है, जो सोल्व करने की जरूरत है और जिसकी वजह से गवर्नमेंट पे लगातार जो है ना एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जो कि जायज़ भी हैं, क्योंकि भाई ये सब फर्ज जो है ना गवर्नमेंट का बनता है कि वो एग्जाम्स को फेयर तरीके से कंडक्ट करें, प्रॉपर तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, कि जो भी वादे करके उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की थी उन्हें कम से कम वो वादे पूरे तो करने चाहिए। और यहाँ कम से कम छोड़ो, ठीक है, अगर उसका 50% भी ये लोग पूरा करते जितना उन्होंने प्रॉमिस किया है वही बहुत है। तो 10% भी नहीं कर रहे कि बस कैसे भी गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, उस टाइम लोगों से जो प्रॉमिस करने हैं कर दो, उसके बाद भूल जाओ, ठीक है। तो वही चीज़ है, इग्नोर करने की आदत पड़ गई है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को। तो थोड़ा सा उनके कान ठीक करने पड़ेंगे और उसके लिए कार्रवाई जो है वो चल रही है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो भाई 2014 से लेके आज तक बहुत से फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस किए गए। तो द मोदी वेव, जिसको बोलते हैं मोदी की लहर, है ना, मोदी वेव, ठीक है, द सुनामो इफेक्ट बोलते हैं इसे, वाज नॉट ओनली विजिबल इन टर्म्स ऑफ मैसिव विक्ट्री। तो यहाँ पे सिर्फ मैसिव विक्ट्री नहीं हुई ऑफ बीजेपी इन 2014 इलेक्शन, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। तो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग को भी बहुत बड़े लेवल पे चेंज किया गया यहाँ पे।
ठीक है। इसके बाद क्या आता है, फ्रॉम पंचशील टू पंचामृत, ये पढ़ते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। तो इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले जब इंडिया की हम बात करते हैं, तो एंगेजमेंट विद चाइना वाज सीन अ की टू इंडियाज विजन ऑफ एशियन सॉलिडेरिटी, यानी कि एक तरह से भाई दो ही एशिया में दो ही कंट्री सबसे ज़्यादा उभर के है और सबसे ज़्यादा क्या है, आप यू मस्त प्रोस्परस है हर चीज़ में, एक चाइना दूसरा इंडिया। अरे टाइम पे इंडिया चाइना से भी अच्छा था। वो अलग बात है कि पहले अंग्रेजों ने हमें एक्सप्लॉइट किया, उसके बाद हमारे देश के कुछ नेता वगैरह ने हमें एक्सप्लॉइट किया, तो वो चीज़ तो है और उसका असर दिखता भी है कि जो चाइना कभी हमसे पीछे हुआ करता, जो इतना आगे है कि वो हमसे कम से कम 50-60 साल जो है ना वो आगे जा चुका है हर चीज़ की डेवलपमेंट में, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, किसी भी तरीके के डेवलपमेंट के बारे में बात करूँ तो, क्योंकि उन्होंने खुद के ऊपर काम किया। ठीक है। और अभी भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बस गुलाम तो अभी भी हैं, बस उस लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन नहीं होती है जिस लेवल पे होनी चाहिए, और कई लोगों को हो भी रही है। ठीक है। और लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं लगातार गवर्नमेंट के खिलाफ। बस पहले रूल करने वाले अंग्रेज थे, अब हमारे देश के खुद के नेता जो वोट मांगते वक्त तो बिल्कुल झोली फैला लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं क्या हो रहा है हमारी कंट्री में। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो फ्रॉम पंचशील टू पंचामृत, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक तरह से चाइना और इंडिया जो है ना सपोर्ट में आ गए थे। आपने सुना भी होगा, ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई बोलते थे उस टाइम पे। जवाहरलाल नेहरू जी ने नारा दिया था। वो अलग बात है कि चाइना ने हमेशा, ठीक है, अपना हिपोक्रेट मूवमेंट ही दिखाया है इंडिया के खिलाफ। ठीक है। जब जब हमने उभर के आने की कोशिश की है तब तब चाइना ने ही हमें दबाया है। ठीक है। तो लेकिन उस टाइम पे ये मूवमेंट चलाया गया था कि अगर हमें एशिया में अपना दबदबा जारी रखना है तो चाइना का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। द एंगेजमेंट विद चाइना वाज आल्सो सीन एज नेसेसरी टू अवॉइड इंटरफेरेंस बाय सुपर पावर्स। और चाइना के साथ एंगेजमेंट का एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन क्या था कि हमें सुपर पावर से टक्कर लेने का मौका मिलेगा, यानी कि हम सुपर पावर से अपने आप को बचा सकते हैं, इनके इंटरफेरेंस को अवॉइड कर सकते हैं, चाहे वो यूएस हो चाहे वो यूएसएसआर हो, है ना, जो फिलहाल अब रशिया में आ गया है, क्योंकि मोस्टली यूएसआर के सारे रिसोर्सेज अब रशिया के पास हैं। तो इंडिया चाइना डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन 1950 वर शेप्ड एन पंचशील एग्रीमेंट ऑफ 1954। तो यहाँ पे एक पंचशील एग्रीमेंट हुआ था 1954 में, जिन्होंने इंडिया के और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है ना काफ़ी अच्छे कर दिए थे। ठीक है। इन्हें एक प्रॉपर और बढ़िया शेप प्रोवाइड कर दी थी। तो ये पॉइंट मिला। इसके बाद क्या आता है, पंचशील 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो पंचशील के 5 प्रिंसिपल्स हैं अलग अलग ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की हम शांति से रहेंगे। उसमें पहला क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि जो भी हमारा जो टेरिटोरियल एरिया है वहाँ पे इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी जो है ना वो प्रॉपर तरीके से हमें मिलनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, यानी कि हम आपस में अग्रेसिव नहीं होंगे, हम आपस में वॉर नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर हम आपस में लड़ते हैं तो फायदा किसको पहुंचता है, सामने वाले को। जैसे कि ज़्यादातर जो है ना, अब मान लो इंडिया पाक में हमेशा वॉर छिड़ी रहती है, हमेशा जंग का माहौल बना रहता है, या फिर प्रॉब्लम चलती रहती हैं। ठीक है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस इतने अच्छे नहीं है इंडिया के पाकिस्तान के साथ। लेकिन दिक्कत क्या है कि इन्हें कंट्रोल करने वाले भी क्या है, कुछ बड़ी कंट्रीज हैं जो सुपर पावर्स हैं। ठीक है। और ये बात इंडिया तो समझ पा रहा है, पर पता नहीं पाकिस्तान के कान में जू क्यों नहीं रेंगती है भाई। वो ये नहीं समझ पा रहा कि इस वॉर में नुकसान दोनों का ही है। इंडिया का तो फिर भी चलो कम नुकसान हो रहा है, जितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ है सिर्फ यूज ही तो किया गया है इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए। ठीक है। चाहे उसे चाइना यूज़ करे, चाहे उसे अमेरिका यूज़ करे, कोई भी कंट्री यूज़ करे, उसे यूज़ ही किया गया है। ठीक है। और उस यूज़ की वजह से क्या है, उस कंट्री की हालत बद से बदतर हो गई है। ठीक है। कि आप सिर्फ इंडिया को डिस्टर्ब रखो, ठीक है, और अपना तो बेटा करके उसने एक तरह से कर ही लिया। इंडिया तो चलो फिर भी जो भी है हालात ठीक ठाक है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसके हालात तो क्या है और ज़्यादा खराब हो चुके हैं इस चीज़ की वजह से। तो म्यूचुअल नॉन एग्रेशन रहेगा, यहाँ पे हमने एक बात की थी इंडिया और चाइना के बीच में। तीसरा, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, जो भी इंटरनल अफेयर्स होंगे वहाँ पे इंटरफेरेंस जो है ना वो नहीं होगा। ठीक है। और आपने ध्यान से देखा होगा चाइना कभी भी इंटरफेयर जनरली करता भी नहीं है, वो सिर्फ दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाता है। कभी चाइना को देखना, चाइना डायरेक्टली कभी भी बहुत जल्दी वॉर नहीं करता, उसे पता है अभी वो सिर्फ खुद पे फोकस कर रहा है और ज़्यादा डेवलपमेंट करनी है, और डेवलपमेंट हो भी चुके अच्छे लेवल पे, फिर भी ठीक है डायरेक्टली कभी वॉर में नहीं आता।
ठीक है, बस इनडायरेक्टली और लोगों को जो है ना उकसाता रहता है कि भाई जाओ तुम जाके डिस्टर्ब करो इसे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स। फोर्थ क्या आता है, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि इक्वालिटी रहनी चाहिए। ठीक है, और म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर हमें क्या करना है, काम करना है कि दोनों का बेनिफिट हो। अगर ट्रेड वगैरह भी हो, ठीक है, आज भी हम चाइना से बहुत सारे गुड्स जो हैं वो इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल बेनिफिट जो है ना वो क्या होना चाहिए, होना चाहिए। इसके बाद फिफ्थ और आखिरी पॉइंट क्या आता है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी कि हमें शांति से रहना है। ठीक है, खामखा झगड़े वगैरह में नहीं पड़ना, वॉर्स की तरफ नहीं जाना है। लेकिन फिर भी हमें एक वॉर इसके जस्ट बाद देखने को मिला था 1962 का, जहाँ पे हमारा वॉर हुआ था चाइना से, है ना, जिसकी क्योंकि ये कुछ जो रीजंस रहे थे ना वो उन्होंने इंडिया की ग्रोथ को और ज़्यादा कर दिया था, कम कर दिया था, वरना हम शायद और बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो कर चुके होते अगर ये जो 2-3 वॉर थे वो उस टाइम पे अगर नहीं हुए होते तो। ठीक है, 1962 का वॉर हुआ, 65 का वॉर हुआ, 71 का वॉर हुआ, तो इन चीज़ों ने हमें इकोनॉमिकली और ज़्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि वॉर कभी भी किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक के सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, और डिस्कस करेंगे कि इंडिया को हम स्विंग कंट्री क्यों बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आने वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, जिसको जो उतारना है वो उतार लें।